आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ संस्कृत भाषा के महान पंडित विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र हमारे साथ हैं। अनेकों अनेकों पुरस्कार आपने जीते हैं और हाल ही में आपको जो है पद्मश्री मिला है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न है कि आप बिल्कुल हिमालय की गोद में इस प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में आप अपनी जो रचनाएं हैं उनका सृजन कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये बात तो सच है भाई साहब। और यूँ तो मैं लिखता था प्रारंभ से ही जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया, लेकिन मेरे जीवन का जो सुवर्ण भाग है वो शिमले में 1991 में जब से मैं आया तब से मेरी जो रचनाएं हैं वो कालजयी रचनाएं हुई। और इस प्रदेश की कीर्ति को मैं संपूर्ण विश्व में ले गया। मैं इंग्लैंड गया, वहाँ ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ और जहाँ कहीं भी बाहर गया मेरे साथ यहाँ की पूरी संस्कृति गई और लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। जी, इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला जारी रखें, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का जो सफ़र है इलाहाबाद से शिमला तक का वो अद्भुत है। उसमें बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं, रोचक किस्से हैं। इन सब से हम अवगत होंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। लेकिन सर ऐसा करते हैं, कहीं और चलते हैं, बैठते हैं ताकि शिमला का पूरे इस सौंदर्य का नज़ारा जो है वो लिया जा सके। तो डॉक्टर साहब हम आ गए एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे और ये देखिए देवदार के वृक्ष जो बिल्कुल कितने खूबसूरत दिखते हैं। बड़ा घना जंगल है। जी, घना जंगल है। और आप को मैं स्मरण कराऊं कि आज से 2000 साल पहले जी कालिदास ने अपनी आंखों से इनको देखा था। कालिदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि भागीरथी निर्झर सी कराणाम बोढ़ा मुहु कंपित देवदारु यद्वायुरन्विष्ट मृगै किरातै रासे व्यते भिन्न शिखंडी बरह। भागीरथी के जल राशियों की उससे शीतल होकर के जब इनकी हवाएं चलती हैं देवदारू वृक्षों की तो सारे मयूरों के पंख छितरा जाते हैं। आगे फिर उन्होंने लिखा है कि अमुम पुरः पश्यसि देवदारुम पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन। महाकवि कालिदास ने अपने कुमार संभव महाकाव्य में हिमालय के इतने पक्ष लिए हैं, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पर्वत, यहाँ का सारा वनस्पति, यहाँ पर चीड़ के वृक्ष जिसको उन्होंने साल वृक्ष का नाम दिया है और देवदारू को देवदारू ही कहा है। और देवदारू के बारे में तो इतनी श्रद्धा कालिदास ने व्यक्त की है कि वहाँ पर एक प्रसंग आया हुआ है जहाँ पर ये कहा गया है कि अमुम पुरः पश्यसि देवदारुम पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन। ये सामने जो देवदारू के वृक्ष देख रहे हो इसको जो है देवाधिदेव शिव ने अपना पुत्र माना है। और जब पुत्र माना है तो इस भावना को जानती हुई भगवती पार्वती ने जैसे अपना स्तन अपने दोनों बेटों को पिलाया उसी तरह से अपने उसी स्तन के दूध से इसको भी पाला पोसा है। ये उन्होंने देवदारू के बारे में कहा। देवदारू के बारे में और भी बहुत से प्रसंग हैं जहाँ पर एक जगह ये कहा गया है कि भागीरथी निर्झर सी कराणाम बोढ़ा मुहु कंपित देवदारु यद्वायुरन्विष्ट मृगै किरातैः आसेव्यते भिन्न शिखंडी बरह। ऐसे कालजयी लेखक और इतने महान विद्वान की यात्रा कहाँ से शुरू हुई ये जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जौनपुर जनपद है। सई नदी के किनारे हमारे पुरखों का गांव था। उसी गांव में द्रोणीपुर नाम के गांव में मेरा जन्म हुआ। एक अच्छा संस्कारी परिवार जिसमें वेद पुराण की चर्चा थी, संस्कृत कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। तो हमको बचपन से ही संस्कृत के संस्कार अपने दादा से मिले, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत की कथा के बड़े अमृत वक्ता थे। उनकी वाणी में सम्मोहन था। तो मैं उनके साथ छुट्टियों में रहता था और वहीं से मुझे संस्कृत के प्रति लगाव हुआ। यद्यपि मैंने हाई स्कूल जो है साइंस में किया, लोग मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन संस्कृत का प्रेम छूटा नहीं।
मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैंने अपने पिता को देखा नहीं। 2-2.5 साल की अवस्था थी, तभी वो तपेदिक में काल कवलित हो गए, हम 3 भाइयों को छोड़कर। तो मेरी माँ ने जो है जिस बहादुरी और जिस मतलब यत्न के साथ पाला पोसा हम भाइयों को, वो अपने आप में मैं नहीं समझता कि समाज में कोई दूसरा उदाहरण मेरी माँ का मिलेगा। आप मुझे बार बार अभिराज राजेंद्र मिश्र कह रहे हैं। नाम तो मेरा राजेंद्र मिश्र है, लेकिन अभिराजी मेरी माँ का नाम है। अभिराजी मेरी माँ का नाम है और अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता के कारण मैंने उसके नाम का आधा अपने नाम के साथ जोड़ लिया और आज संपूर्ण विश्व मुझे अभिराज राजेंद्र के नाम से जानता है। अभिराजी नामनासि जननी तस्मादहमप्यभिराज त्वमसि मदर्थम यमुना गंगा भरत धराचल राज। यत् किंचिदपि कुतोपि कदापि क्वचिदपि ममानुकूलम भूत भावि भवताम ननु तेषाम त्वमसि जनन सुख मूलम। हे माँ, मेरे जीवन में जो कुछ मिला, जो मिल रहा है और जो मिलेगा मृत्यु पर्यंत, सब तुम्हारी कृपा, तुम्हारी वत्सलता से मिलेगा। मेरी माँ का मेरे जीवन में बड़ा योगदान रहा, उसी की कृपा से मैं इस ऊंचाई तक पहुंचा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने सन 64 में एमए किया। डॉक्टर साहब, जीवन के संघर्ष जो है वो नए नए रंग दिखाते हैं, बड़ी मार्मिक कहानी है। और फिर माता जी के आशीर्वाद से, उस माँ के आशीर्वाद से आपके नए सफ़र की शुरुआत होती है और ये सफ़र था जौनपुर से इलाहाबाद तक। जी, तो मैं सन 60 की जुलाई में मैं इलाहाबाद आ गया। सबसे पहले गुरुदेव पंडित सुमित्रानंदन पंत जी का दर्शन किया। उसके बाद फिर महादेवी वर्मा जी के यहाँ पहुँच गया। उसके बाद फिर मैं पद्म भूषण डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के यहाँ पहुँच गया। तीनों जो है मुझे पुत्रवत मानते थे, बेटे की तरह मानते थे। महादेवी वर्मा जी के हाथों से जाने कितनी बार लड्डू खाया है, जाने कितनी बार चीज़ें खाई हैं। बड़ा प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। और यही हाल राम कुमार वर्मा की थी। वो तो खुले आम जो है पुत्र कहते थे मुझे। जब भी पहुँचूँ पहले क्या लिखा है राजेंद्र, बताओ क्या लिखा है इधर, उसमें सुधार करते थे, बताते थे। मेरा सौभाग्य रहा कि 14 विभागों में, आर्ट्स फैकल्टी में 14 विभाग थे। मैथमेटिक्स के ही लड़के सदैव टॉप पे रहते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ 1964 की परीक्षा में कि संस्कृत के किसी विद्यार्थी ने मैथमेटिक्स के भी लड़के से ज़्यादा नंबर पा करके रिकॉर्ड तोड़ा। मुझे क्वीन विक्टोरिया रजत पदक मिला, गंगा प्रसाद उपाध्याय स्वर्ण पदक मिला और उस साल के जो है दीक्षांत समारोह में जो है मुझे बहुत सम्मान मिला। सर, आप ही की बात को मैं दूसरी तरफ लेके जाना चाहूँगा। माँ सरस्वती की कृपा आप पे रही, आशीर्वाद रहा और उसके बाद आपने जो अपना अध्ययन था वो आप पीएचडी की ओर लेके चले गए, शोध की ओर आप लेके चले गए। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। फिर मैंने अपना शोध कार्य किया, अन्योक्ति साहित्य पर किया। अन्योक्ति अपने आप में एक अद्भुत कविता की परंपरा है, जिसमें बात कही जाती है आपसे, लेकिन वो आप पर लागू न होकर के किसी और पर लागू होती है। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। सारे जंगल में एक ही स्वाभिमानी पंछी मैंने देखा, वो है पपीहा, जो पानी मांगता है तो स्वाति के मेघ से मांगता है और नहीं तो मर जाता है। कहने को ये कविता पपीहे के लिए कही गई है, लेकिन ये कविता पपीहे के लिए नहीं बल्कि महाराणा प्रताप के लिए है। बाद में जैसे कहा गया, क्यों सखी साजन नहीं सखी ढोल। और उसका प्रसिद्ध हिंदी का उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिहो आगे कौन हवाल। राजा जय सिंह को बिहारी कवि ने समझाया कि अभी जिस नई रानी में आप सारी प्रजा को भूले बैठे हो, अभी तो वो युवावस्था में भी नहीं आई, और जब ये युवा अवस्था में आएगी, युवती होगी, तब तुम्हारी क्या हाल होगी। और ये इतना मतलब तीव्र व्यंग्य था कि महाराज मिर्जा राजा जय सिंह संभल गए और उन्होंने समझ लिया कि प्रजा का मैं एक तरह से तिरस्कार कर रहा हूँ। तो ये अन्योक्ति साहित्य है, बड़ा अद्भुत साहित्य है। वेदों से प्रारंभ होता है और आज तक वो चल रहा है।
बहुत तो खूब। इस पर मैंने कार्य किया और आपको जान के खुशी होगी कि मेरा ये प्रबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित है और इसकी खूब बिक्री होती है, लोग इसको पढ़ते हैं। तो मैंने इस पे कार्य किया। डॉक्टर साहब, फिर आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है जी। और उसके बाद आप एक नए पात्र का रूप धारण करते हैं। विद्यार्थी से आप अध्यापन की तरफ आते हैं और एक नया ही जो है सिलसिला वो शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शिमला बहुत ही खूबसूरत है, आइए यहाँ से उठते हैं और किसी और दूसरी मनोरम जगह पे जाकर के बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आ गए हैं अब शिमला कालका रेलवे में और ये देखिए जैसे लोहपथ गामिनी रेल को ऐसे ही कहा जाता है, जो निरंतर अपने प्रवाह में रहती है और दूरियां जो है वो तय करती जाती है। देखिए यही विधि का विधान है कि यही प्रारब्ध भी है और जो जीवन का सफ़र है वो हमेशा जो है वो जारी रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। आगे की कहानी सुनेंगे। ये लगता है बेंच है, अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आइए यहीं से बातचीत की शुरुआत जो है वो करते हैं। विराजिए, आइए आइए आइए। तो डॉक्टर साहब, आपका जो विद्यार्थी जीवन खत्म होता है, समाप्त होता है और फिर आप वहाँ से अध्यापन की ओर आ जाते हैं और इलाहाबाद में ही आपकी नियुक्ति हो जाती है। 10 दिसंबर 66 को मेरी नियुक्ति हुई। 1 साल 2 साल तो 3-4 महीने के लिए होती थी और गर्मी की छुट्टी में ब्रेक हो जाती थी। लेकिन 68 में जो हमारा अपॉइंटमेंट हुआ तो तब से मैं कंटिन्यू कर गया, तब से मैं परमानेंट हो गया और जी भर करके मैंने पढ़ाया। भाई साहब, मेरा ये था पढ़ाने का ढंग कि प्रभु की कृपा से मेरे पास स्वर था, मेरे पास ज्ञान था और मेरे पढ़ाने की अपनी कला अद्भुत थी। अब वो सब एक स्मृति मात्र रह गया है, लेकिन साइंस फैकल्टी तक के विद्यार्थी हमारा लेक्चर मेघदूत पर सुनने के लिए आकर के बैठे रहते थे। और आपको ये जान के खुशी होगी कि मेरी कक्षा में 172 विद्यार्थी थे। मैं उनकी हाजिरी नहीं ले पाता था, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि इनकी कक्षा में सबको अलाउ कर दीजिए क्योंकि इनके स्वर का कोई सवाल नहीं है। तो एक पुरानी बैंक की बिल्डिंग थी, वो पूरी खाली थी, उसी में हमारे विद्यार्थी बैठते थे। फिर भी हमारे विद्यार्थी जब तक दूसरा विषय पढ़ के आए तब तक पूरा क्लास भरा रहता था। तो आए दिन कभी वाइस चांसलर के यहाँ मामला जा रहा है कि कोई कहीं, लेकिन एक आनंद के दिन थे। अच्छा लगता था कि चलो मेरे लिए इतनी ज़्यादा। तो मैंने पूरे विश्वविद्यालय में मुझे बड़ा स्नेह मिला, प्रेम मिला। कोई ऐसा छात्रावास नहीं था जिसके कि उद्घाटन समारोह में, समापन समारोह में मेरा काव्य पाठ न होता हो। इस सब तो मैंने जी भर करके पढ़ाया लिखाया भाई साहब और बड़ा काम किया। और एक प्रतिज्ञा मैंने की कि मैं अपने वेतन का कुछ हिस्सा बचा के रखूँगा और प्रतिवर्ष अपनी एक रचना मैं जरूर प्रकाशित करूँगा। सन 72 से जो मेरी रचनाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो आज तक वो बंद नहीं हुआ। यही कारण है कि आज मेरी कम से कम 250 कृतियाँ हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में प्रकाशित हैं। लेकिन उसका मूल कारण है, यदि मैं प्रकाशक खोजता और किसी का सहारा तो शायद मैं बहुत पीछे रह जाता। लेकिन अपने वेतन से, अपने व्यय से अपनी रचनाओं का प्रकाशन करने से मुझे जो मान सम्मान यश मिला, जिसके हाथ पर मैंने अपनी किताब रख दी, आप समझिए कि वो मेरा मुरीद हो गया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान कहूँगा मैं, प्रोफेसर डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र, ऐसे कालजयी लेखक, अनेकों पुरस्कार आपने जीते हैं और हाल ही में आपको जो है पद्मश्री मिला है। मैं सोच विचार करके उसको रखता हूँ। जैसे मैंने संधान सिंधु रखा तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ हम खोज रहे हैं और उसका समुद्र। तो चूंकि इसमें हमारे शोध निबंध हैं, ऐसे ऐसे विषयों पर मैंने लिखे हैं, तो एक प्रकार की खोज है हमारी।
स्वाध्याय पर्व तो ये महाभारत से मिलता जुलता है, क्योंकि 18 पर्वों में वो विभक्त है। तो स्वाध्याय पर्व वाले जो निरंतर सेल्फ स्टडी में कर रहा हूँ, उसमें कितने खड्ड है, कितने वो, तो उसके आधार पर स्वाध्याय पर्व लिखा। चरचरी इसी तरह से चरचरी है, तो चरचरी जो है ये वसंत के दिनों में जो स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके गलबाही करके जो नृत्य करते हैं, उसका नाम है चरचरी। तो चरचरी में आने वाले जो गीत हैं बड़े ही उन्मुक्त गीत हैं, और उन गीतों को पढ़ करके एक बार संस्कृत कविता की जो सरलता है और उसका माधुर्य, उसका बोध होता है। इक्षुगंधा आपने बताया, तो इक्षुगंधा में एक खास बात यह है कि इस कथा संग्रह के जो नायक हैं, उन दोनों का प्रेम बचपन में पल्लवित होता है, जब दोनों लगभग 18 वर्ष के वय के नीचे हैं, और दोनों की भेंट उनके ननिहाल में होती है, और वो जब जाते हैं बगीचे में, और वहाँ इक्षुगंधा के जंगल में अपना एक झोपड़ी बनाते हैं और भविष्य के सपने देखते हैं। लेकिन बड़े होने पर दोनों अलग हो जाते हैं दुर्भाग्य से, और दोनों की भेंट तब होती है जब वो लड़का जो है एक जिले का जिलाधीश हो गया, डीएम हो गया है, और वो लड़की जो है उसी के नौकर की पत्नी बन करके उसके घर में काम करने आई है। उत्तमा आत्मना ख्याता, जो सर्वोत्तम व्यक्ति होते हैं वो अपने गुणों से प्रख्यात होते हैं, अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, और अपनी जो है अपने सद्गुणों से। उत्तमा आत्मा का ख्याता और पितुर ख्याताश्च मध्यमा, दूसरी कोटि में वो लोग आते हैं जिनकी प्रसिद्धि पिता के नाते होती है कि अमुक का लड़का है। तीसरे में वो आते हैं जो अपने मामा के नाम से ख्यात होते हैं कि उनका भांजा है। और इसके बाद कहा कि अधमा, वो सबसे निकृष्ट कोट के होते हैं, जो कि मतलब जिनकी प्रसिद्धि ससुराल के कारण होती है कि अमुक के दामाद हैं। ये एक बड़ा रोचक वो है। तो मैंने इसमें महाकवि कालिदास को आत्मख्यात माना कि कालिदास एक ऐसे कवि हैं जो किसी अपने आश्रयदाता के नाते नहीं, माता पिता का तो पता ही नहीं उनके, लेकिन उनकी कविता में ऐसी मतलब ऐसे सांस्कारिक गुण हैं, ऐसी कालजयी कविता उन्होंने लिखी कि जो 2000 वर्ष पहले लिखा गोचारण, जो चीज़ें उन्होंने लिखी, भारत की संस्कृति का जो उन्होंने चित्रण किया, वो आज भी उसी से भारतवर्ष जीवित है। मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने साहित्य की चारों शाखाओं में बराबर लिखा है। चारों शाखा से मेरा मतलब है साहित्य की जो काव्य शाखा है, जो नाट्य शाखा है, जो कहानी की कथा शाखा है, और जो क्रिटिसिज्म है, समीक्षा, चारों में मैंने जो है जम करके लिखा। और मेरी प्रसिद्धि शुरू से ही एक अच्छे कवि गीतकार के रूप में रही। लेकिन आपको सुन करके आश्चर्य होगा, प्रसन्नता भी होगी कि साहित्य अकादमी का जो पहला मानक पुरस्कार है वो मेरी कहानियों पर मिला, इक्षुगंधा पर। लेकिन मैंने भगवती सीता के जीवन पर जो महाकाव्य लिखा, जानकी जीवनम, और उसमें राम के द्वारा किए गए सीता वनवास को जो मैंने साफ नकार दिया कि ये उत्तर जो है कांड में आई हुई घटना ये प्रक्षिप्त है, ये सच भले रही हो, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने इस कथा को नहीं लिखा। और देवी सीता के साथ जो अन्याय हुआ, एक बार जिसकी अग्नि परीक्षा हो चुकी है लंका में, सारी वानर सेना, राक्षस सेना के साथ, जिस परीक्षा को सारे देवताओं ने देखा, आकाश में स्वयं महाराज दशरथ ने जिसको देखा विमान पर बैठ करके, क्या उस महिला के साथ, उस महिमामयी सीता के साथ जो लक्ष्मी की अवतार है, क्या उनके साथ ये मतलब उचित है कि एक धोबी के कहने से उनको फिर जो है जंगल में भेज दिया जाए? राम ऐसे नहीं हो सकते।
बहुत खूब डॉक्टर साहब, क्या बात है। ये रचनात्मक सफ़र मैं कहूँगा इसको, आपको सृजनात्मक सफ़र कहूँगा मैं आपका, बहुत अद्भुत रहा। और अब जैसे देखिए कि अभी हम शिमला में हैं, फिर इलाहाबाद से शिमला आपका कैसे होना होता है और उसके बीच में क्या कुछ हुआ? बस ये है कि 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरा चयन कर लिया जो है जाने के लिए विदेश। तो मैं इंडोनेशिया गया और वहाँ पर बाली द्वीप में उदयन विश्वविद्यालय में जगह खाली थी, तो मैंने वो पसंद किया जी। जगहें तो यूरोप में भी थी, लेकिन मैंने वहाँ पे पसंद किया। और उन्होंने बल्कि हमसे पूछा भी कि लोग तो डेवलप्ड कंट्री जाना चाहते हैं यूरोप की ओर, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, वो तो बड़ा पिछड़ा इलाका है। तो हमने बड़ी स्पष्टता से कहा, हमने कहा कि आई डोंट वांट टू गो देयर एज ए प्रोफेसर, आई वांट टू स्टडी द लीगेसी ऑफ आवर फोर फादर्स दैट दे हैव लेफ्ट बिहाइंड देयर। वाह, क्या बात। तो एक स्टूडेंट के रूप में मैं जाना चाहता हूँ। बाली का ये सफ़र जो रहा, क्योंकि आप वहाँ पर विशेष करके भारतीय सभ्यता का अध्ययन करने गए थे और ये सफ़र अद्भुत रहा। बाली के बाद फिर क्या हुआ? हाँ, फिर बाली से मैं जो है 5 साल के लिए गया था, लेकिन तीसरे साल ही मैं इसलिए लौटा कि इसी बीच में मुझे जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला यहाँ, और वो बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। किसी भी साहित्यकार के जीवन में चाहे जितने बड़े पुरस्कार मिलेंगे, लेकिन साहित्य अकादमी का जो है ये ख़ास मतलब मुहिम है। तो इन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि यदि आप इस समय आएँ तो हम सारा व्यय वहन करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप हाथों हाथ ये पुरस्कार लें। तो मैंने अपने राजदूत से बात की, उन्होंने हमको अलाउ कर दिया। मैं वहां से आया और फिर इसके बाद 1-2 महीने बाद फिर मैं लौट के गया। तो बाली के प्रवास में रह करके मैंने बड़ा काम किया जी। जो सबसे बड़ा कालजयी कार्य मेरा था वो था 9वीं शताब्दी में वहाँ पर रामायण जो लिखी गई, जिसका नाम था रामायण का कबिल, उसमें 2668 श्लोक हैं और 26 सर्ग हैं। तो उसका मैंने देवनागरी में लिप्यंतरण किया, क्योंकि उनकी लिपि दूसरी है। तो मैंने देवनागरी में लिप्यंतरण किया, ट्रांसलेशन किया, और आज वो ग्रंथ जो है अपनी रचना के 1000 साल बाद इंडिया आया। क्या बात। और वो जो है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से प्रकाशित है, लगभग 1200 पृष्ठों का ग्रंथ। तो वो मेरा सबसे बड़ा कार्य था। बाली के बाद फिर मैं लौट आया और फिर मैंने ज्वाइन किया अपनी यूनिवर्सिटी में अपने स्थान पर जी। लेकिन 1 महीने भी नहीं बीता था कि मुझे शिमला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद मिल गया। वाह, क्या बात। प्रोफेसर का पद मिला और अपनी यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद में करीब 7 साल मेरे आगे बढ़ने के चांस नहीं थे। मैं यहाँ आया और लोगों ने मुझे हथेली पे लिया, मेरा बड़ी इज्जत की। मैं यहाँ पे डीन रहा, यहाँ पर मैं सांस्कृतिक परिषद का अध्यक्ष रहा, और रिटायरमेंट के 2 साल पहले ही सौभाग्य से मैं कुलपति हो गया संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में। क्या बात है। तो मैं यहाँ से रिटायर नहीं हुआ, सच पूछे तो रिटायरमेंट मेरा जो है वो वाराणसी से ही हुआ जी। लेकिन इसी बीच में 2003 में मेरा यहाँ पर समाप्त हो गया। लेकिन मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगी और इतना मैं व्याप्त हो गया था पूरे हिमाचल में, और हिमाचल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा और पंजाब, 4 प्रांतों को। अब देखिए ना कितना खूबसूरत दृश्य है ये पीछे, ये देखिए ये लोपथ गामिनी ट्रेन जो है ये यहाँ पर है। इसी ट्रेन से जाने कितनी यात्राएं की है, अपनी माँ को यात्रा कराया, इसी से जो है उज्जैन तक ले गया। डॉक्टर साहब, अभी ये बताइए कि अभी आप बिल्कुल माशाअल्लाह मैं कहूँगा पूरे यौवन में है, अभी तो काम करने का वक्त आया है, और अभी आगे की क्या, भविष्य की क्या योजना है? ये तो भाई साहब मेरे मित्रगण भी कहते हैं, जहाँ भी मैं पूरे देश में जाता हूँ कहते हैं सर ने आपका स्वर बदला और प्रभु कृपा से आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। उसका मूल कारण है कि बहुत ही सादा जीवन है हम लोगों का। जी। तो इतना सादा जीवन और इतना नियमित है कि 2 रोटी सब्जी के अलावा और मैं कुछ खाता नहीं है, सब नियमित है। और चाहे यहाँ रहूँ चाहे कहीं बाहर रहूँ, बाहर का कुछ मैं खाता होता नहीं। पत्नी जो है बड़ा ध्यान रखती हैं और पूरी यात्रा के लिए बना के दे देती हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य जो है, और मैं
जो है बाबा रामदेव की कसरतें जो है करता हूँ। मैं जो है 500 जो है अनुलोम विलोम प्रतिदिन करता हूँ सवेरे, और इसके अलावा जो है अनुलोम विलोम और कपाल भाती 500 करता हूँ और सब करता हूँ। तो उससे जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य अपने उसमें रहता है। डॉक्टर साहब, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये सफ़र जो है, जो आपने जौनपुर से शुरू किया और अभी आप शिमला में हैं, ये जारी रहे। आपका जो सृजनात्मक मैं कहूँ एक्यूमेन जो है वो हमेशा ही बढ़ता रहे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और दर्शकों, ये वाकई में मैं कहूँगा कि मेरे लिए भी ये जीवन का एक बहुत बड़ा अवसर है कि इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े मैं कहूँ कि जो रचनात्मकता और सृजनात्मकता के अधिवक्ता जो है वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और इस शिमला के समर हिल से मैं दर्शकों से, आप सबसे नहीं, बहुत ही कृतज्ञ हूँ। आप जैसा मित्र मुझे मिला सहृदय, और हमारे भाई बंधु जिन्होंने इसमें किया। और ये तो मेरे लिए समझिए कि असल में क्या है कि फूल टहनी में लगता है, खिल जाता है, सब कुछ है, लेकिन ये उसको पवन का संसर्ग न मिले तो उसकी गंध बांटेगा कौन। वाह, क्या बात है। तो आप लोग भाई साहब, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, फूल ने कुछ कह दिया है कान में, गंध का बिखराव भर है जिंदगी, कुछ कपूरी ज्योत भी बत दे गई, अस्मिता का नाश ही है बंदगी। क्या बात है, क्या बात। तो वही जीवन का लक्ष्य है और उसी लक्ष्य पर है। और अंत में एक जो अपनी कविता में कभी लिखा था कि अभिराज उम्र तो काट ही ली, जैसी भी रही जैसी भी बनी, रह जाएगा औरों के लिए चलते फिरते कहना सुनना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो कुछ हो न सका अपने मन का, सयाद के हाथों में पड़कर, पिंजरे में उम्र ही बीत गई, बस भूल गया पंछी उड़ना। क्या बात है। अभिराज उम्र तो काट ही ली, जैसी भी रही जैसी भी बनी, रह जाएगा औरों के लिए चलते फिरते कहना सुनना। अब कहो सुनो, हम तो एक युग बना करके जा रहे हैं, और आज भी माँ वाणी हमसे काम करवा रही है। मैं बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं में लगा हुआ हूँ, और अभी भी मैं साहित्य अकादमी का जो है वहाँ पे संयोजक हूँ, और संस्कृत भाषा के लिए मैं निरंतर अपना समय दे रहा हूँ। हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। दर्शकों, फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक इजाजत।